हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं ये मैं पहले आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं पीछे। आज हम खंड ख स्टार्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हम साथ में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड जो बी है हम इसे स्टार्ट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 21, माइटोकॉन्ड्रिया में काफी मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली जो है क्यों पाई जाती है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव लार्जर फोल्डर इन इनर मेम्ब्रेन। देखते हैं इसका आंसर। पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मेन आपको यही बताना था कि जैसे कि ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो इसके अंदर इस तरीके से फोल्डिंग मिलती है। तो क्यों मिलती है? उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। दीज फोल्ड कोल्ड क्रिस्टी एंड अलाउ टू मोर स्पेस टू द रिएक्शन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्या होते हैं, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जितना सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उतने एटीपी बनेंगे। यानी कि हमारी जो जैसे हम खाना स्टोर करते हैं, खाना हमारी एनर्जी होती है, वैसे ही हमारी सेल की एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। तो क्या लिखा गया आगे देखते हैं ध्यान से। अलाउ टू मोर स्पेस फॉर रिएक्शन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन टू अकर मोर सरफेस इक्वेंट टू द मोर स्पेस फॉर दिस प्रोसेस अलाउंग टू द सेल प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हिंदी मीडियम में भी देख लेते। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मुड़ी होती है। ये तहें क्रिस्टे कहा जाता है। इन तहों को क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहा जाता है। कोशिका शोषण की प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक स्थान प्राप्त, जिससे कि कोशिका शोषण के लिए ज्यादा जगह मिल सके। अधिक सतह क्षेत्र इन प्रक्रियाओं के लिए अधिक स्थान बराबर होता है, जिससे कि कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा या एटीपी, जिससे कि कोशिका, देखो आसान शब्दों में लिखो कि एक तो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे कि कोशिका शोषण ज्यादा हो सकता है। कोशिका शोषण ज्यादा होने से ज्यादा एटीपी बनेंगे जिससे कि ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ये एक आसान शब्द में आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। लिक्विड एंड गैस कैन बी कंप्रेस्ड बट इट डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड, व्हाई। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तरल पदार्थ और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन ठोस पदार्थों को संपीड़ित करना मुश्किल है। देखो ये तरल और ये हम कह देते हैं कि ठोस है, तो ये गैस और ये गैस हो गई, ये गैस के मॉलिक्यूल, इनको दबा के हम नजदीक ला सकते हैं। लेकिन ठोस के तो पहले ही एक दूसरे के पास पास में होंगे, उसको कैसे और नजदीक लाएंगे, उनको कैसे और कंप्रेस किया जाएगा। देखो किस तरीके से लिखना है, समझते हैं। देखो क्या लिखा, क्योंकि गैस के अंदर अंतःकणीय रिक्त स्थान मौजूद होते हैं इसीलिए वो संपीड़ित होते हैं। गैस कह दो या लिक्विड कह दो, उनके अंदर क्या होता है? अंतःकणीय रिक्त स्थान मौजूद होते हैं। लेकिन द्रव और ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव को तो फिर भी हम कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन ठोस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। देखो क्या कहा जा रहा है, बिकॉज द इनर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट इन गैस द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, हैंस दे आर कंप्रेसिबल, बट इन केस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, गर्म और आर्द्र दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है। इसके अथवा का क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है। एक गुब्बारा जब धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद में फट क्यों जाता है। तो दोनों ही आंसर देखते हैं कि गर्मी जो आर्द्र उमस वाले दिन होते हैं उनमें ज्यादा पसीना क्यों होता है, क्योंकि हमारे आसपास में पहले ही बहुत ह्यूमिडिटी है इसलिए ज्यादा पसीना आता है। और धूप में रखा गुब्बारा क्यों फूट जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण गैस का प्रसार होती है, फैलती है वो, जिसकी वजह से गुब्बारा फट जाता है। इनको किस तरह से लिखना है देखते हैं। देखो क्या है, गर्म और उमस से भरे दिनों में शरीर का तापमान ज्यादा होने के कारण पसीना आता है, लेकिन चूंकि हमारे आसपास की हवा पहले से ही ज्यादा जल वाष्प होता है, पहले से ज्यादा नमी होती है, इसलिए पसीना वाष्पित नहीं होता और हमें लगता है कि हमें बहुत पसीना आ रहा है। तो देखो क्या है, तो शरीर तापमान में तो क्या है, गर्मी है। अब गर्मी होने के कारण क्या पसीना आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, उमस नहीं होती, पानी तो ऑब्जर्व हो जाता है, पसीने को क्या करती है, हवा उड़ा लेती है, लेकिन पहले ही हवा में इतना पानी होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से जो उमस है वो क्या कर नहीं पाती, उसको जो हवा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, इससे हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। दूसरा आंसर भी हम देख लेते हैं, जब गुब्बारा धूप में रखा जाता है तो वह गर्म हो जाता है और उसके अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, इसके अनुसार हवा के अणुओं को ऊर्जा मिलती है और वो तेजी से कंपन करने लगते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब हवा तेज हो जाती, गर्म हो जाती है तो उनको ऊर्जा मिलती है और वो कंपन करने लगता है, जिससे कि जो गुब्बारे की दीवारें हैं उन पर क्या लगता है, ज्यादा बल लगता है, जिससे कि गुब्बारा जो है वो फट जाता है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, इन हॉट ह्यूमिड डेज स्वेटिंग अकर ड्यू टू द हाई बॉडी टेम्परेचर बट सिंस देयर एयर अराउंड आवर बॉडीज ऑलरेडी कंटेन वाटर वेपर इन हाई अमाउंट, ह्यूमिडिटी के कारण द स्वेट डज नॉट इवेपोरेट एंड वी फील दैट वी आर प्रेजेंट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द बलून when kept in sun get heated, the air inside also get heated, the molecule of the air get energy and vibrate faster
देयर बाय एक्सकर्टिंग लार्ज फोर्स ऑन द वॉल, एंड जो गुब्बारा है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा, समझ आना जरूरी है। हवा अंदर धूप से बलून गर्म हुआ, बलून के अंदर की हवा गर्म हुई, हवा गर्म होने से उनको ज्यादा एनर्जी मिली, जिससे वो ज्यादा क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, और दीवारों पर उन्होंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। दीवारों पर फोर्स लगाने से वो क्या हो गया, दीवार जो है बलून की वो फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कोलाइड विलयन के 4 गुण बताइए। हमें कोलाइड विलयन के 4 गुण बताने हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते थे, पहले वाला भी देख लेते हैं। व्हाई डू पीपल प्रेसाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमन डे, अ बलून व्हेन केप्ट इन सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम, व्हाई। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी बतानी है हमको कोलाइड सॉल्यूशन की। तो देखते हैं आंसर। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजिनस, एंड शो टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन जरूर लर्न करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा जा रहा है, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है और टिंडल इफेक्ट दिखाता है। 2 प्रॉपर्टी हिंदी मीडियम में देख लो कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है और टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। 2 हमें बताने थे, तो हमारा 24 का आंसर कंप्लीट होता है। 25वां प्रश्न देखो, जब कोई वस्तु त्रिज्या के या वृत्तीय पथ पर गति करता है, इस तरीके से गति करता है, तब यह एक अर्ध परिक्रमा पूरी करता है और दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। और वृत्त की नियत चाल वाली गति को त्वरित क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में देखो 2 क्वेश्चन है, किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाप उसकी औसत चाल के बराबर होगा। और वह है, कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन को समझो पहले। 25वां क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव अ सर्कुलर पथ ऑफ अ रेडियस एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट व्हेन कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। मतलब कि वो जब आधा घूमती है तो हमें क्या पता लगाना है, उसका कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट है। व्हाई अ मोशन इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एसिड, जब एक सर्कल कांस्टेंट में रहता है उसे एसिलेरेशन मोशन क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 25वें का। उसके सेकंड में और दिया गया है, under what condition the magnitude of the average velocity of an object equal to the average speed, what does the path of an object look like when it is uniform motion। तो देखो क्या है, वृत्त की त्रिज्या अगर हम ये मानते हैं तो ये है वृत्त की त्रिज्या। ये यहाँ से ये कितना हो जाएगा, r। जब वृत्त अर्धवृत्त पूरा करता है तो यहाँ से शुरू कर यहाँ तक पूरी करते हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि, पूरा इसका परिधि है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और विस्थापन कितना हो जाएगा, अर्धवृत्तीय वृत्त का व्यास या तो ये वाला व्यास r प्लस r। ध्यान से समझो, आसान है क्वेश्चन। पहले उन्होंने कहा जब अर्धवृत्त पूरा करता है, ये देखो ये वाला अर्धवृत्त हो गया। दोबारा एक बार समझाती हूँ, देखो 1 सेकेंड, क्या कहा गया, ये पूरा वृत्त हो गया तो अर्धवृत्त यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अर्धवृत्त यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है, वृत्त की ये जो दूरी कितनी हो जाएगी, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, मतलब इतनी दूरी करी है, तो परिधि, पूरी परिधि डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी दूरी। और विस्थापन कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वृत्तीय ये क्या है, r है, और ये त्रिज्या r और r, तो इसका क्या हो जाएगा 2r। आसान है, थोड़ा समझ के करना है। सेकंड में देखो क्या कहा गया है कि वृत्तीय गति में पिंड की गति स्थिर रहती है लेकिन दिशा अब क्योंकि दिशा देखो हर बार बदल रही है, वेग निरंतर बदलता रहता है, इसलिए यह एक त्वरित गति है। देखो इस डायरेक्शन हमेशा बदल रही है ना इसमें, तो क्या है, वेग निरंतर बदल रहा है, इसीलिए एक त्वरित गति है। देखो यहाँ पे समझो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r व्हेन द कंप्लीट हाफ सर्कल, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर्स कितना होगा, r प्लस r इक्वल 2r हो जाएगा। और सेकंड देखो क्या है, इन द सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली एज इज डायरेक्शनल चेंज, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन मोशन। उसके बाद इसके और के क्वेश्चन थे, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटीज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल एवरेज स्पीड, व्हाट डज द पथ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सीधी रेखा में आएगा। देखो क्या हो जाएगा, जब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर होता है, औसत वेगन का परिणाम औसत गति के बराबर होता है। औसत गति समय द्वारा लय की गई दूरी जबकि औसत वेग समय द्वारा किया गया कुल विस्थापन है। ध्यान से समझो, देखो क्या कह रहे हैं, जब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से चली है यहाँ पे, तो दूरी भी इतनी है और विस्थापन भी इतना ही है, तो औसत वेग का परिणाम औसत गति के बराबर होगा। तो औसत वेग का जो परिणाम है किसके बराबर, एक तो जैसे ये है, यहाँ पे गई तो विस्थापन 0 हो गया, लेकिन यहाँ से गई और यहाँ पे पहुंची तो वेग और विस्थापन दोनों बराबर हो गए। तो इस अवस्था में क्या होता है कि औसत गति के बराबर होता है। औसत गति समय द्वारा ली गई कुल दूरी जबकि औसत वेग क्या है, समय द्वारा किया गया कुल विस्थापन है। तो समझ में आ गया होगा, और वो एक सीधी रेखा में आएगा सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है।
इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाय द टेकन। सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट अगर एवरेज होता है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं, और जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और कौन सी लाइन में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहा गया। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 200 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या है, 200 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग 15 मीटर -1 वेग से चलने पर क्या होगा। कि 200 ग्राम की कोई वस्तु है, उसका संवेग है, उसको इस वेग से चलने पर क्या उसका वेग क्या होगा, उसे बताना है हमें। संवेग क्या होगा? 200 ग्राम की वस्तु है, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा जब वो 15 मीटर पर सेकेंड की उससे चलती है। तो देखो आराम से समझते हैं कि हम जानते हैं कि संवेग P = mv के बराबर होता है, जहां m क्या है? पिंड का द्रव्यमान। उन्होंने कितना बताया था? 200 ग्राम में दिया था, इसको हम किसमें? किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा। P क्या है? v क्या है? पिंड का वेग है, ठीक है। वेग कितना दिया था उन्होंने? 15 मीटर सेकेंड। तो हम जो P है संवेग निकाल सकते हैं। संवेग क्या होगा? 2 × 15 तो क्या हो जाएगा? 3 kgm मीटर सेकेंड। ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। बस आपको PMV संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P = mv होता है। m दिया है, v दिया है, तो इसको निकालना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। देखो मोमेंटम P, mv = वेयर इज द m इज द मास ऑफ द बॉडी। m कितना है? 200 ग्राम है, 200 ग्राम है तो 0.2 kg होगा। v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो v कितना है? 15 मीटर सेकेंड। तो P = क्या हो जाएगा? m × v। तो m ये रहा, v ये रहा, करेंगे तो 3 kgm पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट खंड गया आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन है। मवेशियों के लिए आश्रय डिजाइन करते समय किसी 3 प्रबंधन प्रथाओं की सूची बनाइए। देखो इंग्लिश में रीड करते हैं क्या कहा गया है। लिस्ट एनी 3 मैनेजमेंट प्रैक्टिस वाइल डिजाइनिंग अ शेल्टर फॉर कैटल। देखो क्या होना चाहिए? आश्रय स्थल से अच्छी हवादार में व्यवस्था होने, मतलब अच्छी हवादार व्यवस्था होनी चाहिए। रिसाव को रोकने के लिए आश्रय स्थल में किनारे के नीचे की ओर ढलान होना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आश्रय स्थल में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 3 आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो क्या है, कैटल शेल्टर शुड बी क्लीन वेंटिलाइज्ड होना चाहिए। द एज ऑफ द शेल्टर शुड बी स्लोप डाउन टू प्रिवेंट लीकेज। द शेल्टर शुड बी हैव द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू मेंटेन हाइजीनिक। कुछ भी 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहा गया है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट द 293 केल्विन टेम्परेचर पर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर। एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। संतृप्त विलय बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में 293 केल्विन ताप पर घोला जाता है। इस ताप पर इसकी सांद्रता हमें बतानी है, इसकी कंसंट्रेशन हमको बतानी है। तो देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। विलयन का द्रव्यमान निकालना है। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है? विलय मतलब कि सोडियम क्लोराइड जितना हमने लिया था 36 ग्राम, और विलाय कितना लिया था? पानी कितना लिया था? 100। तो जो टोटल विलयन है उसका द्रव्यमान कितना हो गया? 136। अब सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलय का द्रव्यमान मतलब कि 36 डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान, तो 36 डिवाइडेड बाय 136 × 100, तो सांद्रता हमारे पास में आ जाएगी 26.47। बहुत ही आसान है, समझने वाला है। देखो इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो 36 + 100 136 आ गया। अब कंसंट्रेशन कैसे निकलते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 36 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आएगा? 26.47। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है जो ऑक्सीजन संपर्क का सार्थक है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, लेकिन उसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। समझाइए। एक बार इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाइड्रोजन इज कंजप्शन गैस, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंजप्शन। वाटर कंटेन बोथ हाइड्रोजन ऑक्साइड बट इट यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। एक्सप्लेन। देखो क्या लिखना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, उसके परमाणुओं के कारण उसके अपने गुण होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यह हाइड्रोजन परमाणुओं का एक गुण है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है जिसके पास में गुण होते हैं, उसके परमाणुओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु में दहन प्रक्रिया को संचालित करने का गुण रखता है, जबकि जल एक यौगिक है।
यौगिक के गुण उसके घटकों पर से भिन्न होते हैं, संयोजित होने पर भी घटक गुणों में बरकरार नहीं रख सकता। देखो क्या है कि H हाइड्रोजन के अलग गुण है और ऑक्सीजन के अलग गुण है, दोनों के अलग अलग है, लेकिन जब वाटर बनता है तो H2O बनता है, और जब कुछ यौगिक बन जाता है ना तो उसके अलग गुण हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों को अपनाए, वो कोई नए गुण भी अपना सकता है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। हाइड्रोजन विच इज एन एलिमेंट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी ड्यू टू द एटम it is like hydrogen highly inflammable. This is the property of hydrogen atom. Oxygen is also element which has own property which are governed by its atom. As oxygen atom have a property to support consumption of reaction. Whenever a water is compound have property to different from its constitution and constitutes cannot retain from their own property when combined. वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते कि हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, ऐसा नहीं, मिलकर कुछ नया बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। निम्नलिखित में प्रत्येक के कार्य बताने, कंकरा, उपास्थि और स्नायु। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या है। मेंशन द ईच फंक्शन ऑफ द ईच फॉलोइंग टेंडन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। देखते हैं आंसर। तो देखिए क्या है, पहले टेंडन क्या है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, एम बी लिख दो। मांसपेशियों से क्या करता है, मसल से बोन को जोड़ता है। कार्टिलेज शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। लिगामेंट चीजों को अपनी जगह पे बनाए रखने में मदद करता है। कंडरा भी होता है, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्या है, टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन को जोड़ता है। कार्टिलेज क्या करता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एंड लिगामेंट क्या करता है, हेल्प टू होल्ड एंड थिंग्स इन प्लेस, सब चीजों को जोड़कर चिपका के सही करके रखता है। देखो क्या कहा जा रहा है, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इंटरवल बिटवीन 4 and 5 सेकेंड। चौथे और 5वें सेकंड के अंतराल में इस एक समान त्वरण के साथ चलती वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए एक संबंध प्राप्त करें। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूजिंग द इक्वेशन मोशन इज एस, फॉर्मूला लगाना है, एस इक्वल किसकी होता है, यू टी प्लस ए टी की, ए हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में क्या होगा, यू इंटू 5 1/2 इंटू ए इंटू 5। तो इंग्लिश और हिंदी में साथ में देखेंगे तो एस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5u प्लस 25 ए की स्क्वायर। अब 4 सेकंड के लिए देखेंगे 4u प्लस 16 की 12 हो जाएगा। तो 5 और बीच का देखना है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन, आप इसको समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 सेकंड के एक झुके हुए तल में 32 मीटर से शुरू होकर नीचे लुढ़कती है। वस्तु पे लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ये। अ बॉडी ऑफ 5 केजी मास start roll down 32 meter second in inclined plane is 4 second. Find the force of acting the body. तो देखो किस तरीके से होगा, to find force acting on the body the first we need to the acceleration. It is no s equal किसके होता है, u t प्लस हाफ ए टी। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो ध्यान से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जब आप करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What is endocytes found in animal cell and what is the significance of pores present in the nuclear membrane? हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस को। एंडोसाइटोसिस केवल जंतुओं में ही क्यों पाया जाता है। सेकंड, नाभिकीय झिल्ली पर उपस्थित छिद्रों का क्या महत्व है। देखो क्या कहा जा रहा है, एंडोसाइटिस पादप की कोशिकाओं से संबंधित नहीं है। ये पोषक तत्व मुख्य परासरण और प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखो एंडोसाइटिस है क्या, उसे समझते हैं। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के बाहर से आने वाले पदार्थों को अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे से ये है तो इसके अंदर जो जाने वाले पदार्थ हैं क्या करते हैं, इसमें कोशिका बाहर से आने वाले पदार्थों को जैसे कि प्रोटीन या कुछ अणु को अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा अवशोषित कर लेती है। चूंकि पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका, इस तरह से चारों एक कोशिका भित्ति होती है, इसलिए एंडोसाइटोसिस संभव नहीं है। इसका उपयोग जंतु कोशिका द्वारा किया जाता है। उनके लिए महत्वपूर्ण अधिकांश पदार्थ बड़े ध्रुवीय अणु होते हैं, इस प्रकार झिल्ली उनमें से गुजर नहीं सकते। एंडोसाइटोसिस मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ आना। तो अब एनिमल सेल के पास में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए वो अंदर आ जाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन प्लाज्मा सेल, जो प्लांट सेल होते हैं, उनके पास में क्या होता है, उनके पास में कोशिका भित्ति होती है। जब एक पहले एक दरवाजा, मोटा दरवाजा है तो कोई चीज कैसे अंदर आएगी। सेकेंड आंसर देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखो, नाभिक यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में, जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से होती है। ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके बीच में पोर क्यों मिलते हैं, जिससे कि क्या होगा, केंद्रक
और कोशिका द्रव्य के बीच में वस्तुओं का परिवहन का आना जाना हो सके, एक चयनात्मक पैरांग में झिल्ली का निर्माण हो सके, नाभिकीय आवरण की संरचना का अखंडता बनाए रखे, मतलब यहाँ से कुछ भी जो प्रोटीन है, आरएनए, डीएनए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो बाहर आ जा सके, इसीलिए इसके अंदर पोर होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एंडोसाइटिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल, दे गेट देयर न्यूट्रिएंट मोस्टली ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये चाहे ना लिखो, इसमें यहाँ से लिखना जरूरी है। एंडोसाइटिस इज ए प्रोसेस वेयर सेल एब्जॉर्ब मटेरियल मॉलिक्यूल सच एज द प्रोटीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द engulfing which are their cell membrane. Since plant cell have a cell wall covering around the cell membrane, endocytosis is not possible. It is used only animal cell because most substance important than are larger polar molecules, thus cannot pass through the plasma membrane. नेक्स्ट देखो क्या है, रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, क्रिएटिंग ए सेलेक्टिव परमेबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटर्जिटी ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, तत्वों और यौगिकों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द कंपाउंड, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो देखो तत्वों और यौगिकों में डिफरेंस बताना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, यौगिक क्या है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना होता है। रासायनिक रूप से सरल पदार्थों को तोड़ा नहीं जा सकता, इनको तत्वों को हम तोड़ नहीं सकते। यौगिक तब बनते हैं जब रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ये क्या है, इनको 2 या जैसे H2 का एग्जाम्पल ले लो, ये तो क्या हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, और H या ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा तत्व हो जाएगा। तो एक ही प्रकार के परमाणु है, यहाँ पे अलग अलग है। इनको हम H को क्या तोड़ेंगे, H को नहीं तोड़ सकते, लेकिन H2 को अगर ब्रेक करना है केमिकली हम क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं H और O में। ये इनका जो ये लिख सकते हो आपकी, ये जो निश्चित अनुपात में बनता है, H3O करने से, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया, H3O करने से वाटर नहीं बनेगा। तो स्पेशल इनके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए। तत्वों में अद्वितीय गुण होते हैं, जैसे चालकता, आकर्षण, गलनांक, क्वथनांक। यौगिकों के रासायनिक गुण उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिससे वो बने होते हैं। तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है, इसके गुण जो है रासायनिक जो है वो अलग गुण होते हैं इनके अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर मेंशन करते हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। देखो क्या कहा, एलिमेंट एंड कंपाउंड मेड अप ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम, कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन ऑन द सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि वो पहले ही सिंपलर है। और क्या होंगे, H को क्या तोड़ोगे, O को क्या तोड़ोगे। कंपाउंड आर फॉर्म ऑफ द व्हेन द एलिमेंट इज केमिकली जॉइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शनल, फिक्स में होना चाहिए। H2 होगा और हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होंगे, तभी वाटर बनेगा। तो फिक्स होना चाहिए। इसको हम केमिकली तोड़ सकते हैं, H और O को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकली है ना, फिजिकली ऐसे कुछ मारकर इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट हैव यूनिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंपाउंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देन द एलिमेंट, से अलग इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से कोई भी 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम सेक्शन डी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जैसे कि पहले सेक्शन ए का वीडियो अलग बनाया था, बी और सी का अलग बनाया है, इसी तरह डी और ई का अलग वीडियो बना दूंगी मैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू गाइज।